देखो, ये दो आदमी एक बेईमान शेरिफ द्वारा एक ऐसे कत्ल के लिए फंसा दिए गए थे जो उन्होंने किया ही नहीं था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। हर एक भागने की कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई। माफी का उनका आखिरी मौका सचमुच शौचालय पर ही खत्म हो गया, जिससे उनकी किस्मत हमेशा के लिए मुहरबंद हो गई। लेकिन यहाँ एक गुप्त बात है जिसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया। जेल का अस्पताल रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो गया और गार्ड्स को अंदर 2 लाशें मिली। एक बूढ़े कैदी ने खुलासा किया कि शायद उन्होंने मुर्दा घर से 2 लाशें चुराई थीं, ध्यान भटकाने के लिए आग लगाई थी और अफरा तफरी में फरार हो गए थे। उससे पूछा गया कि क्या योजना वास्तव में काम कर गई, और उसका चौंकाने वाला जवाब सब कुछ बदल देता है। पूरी फिल्म का मजा कुछ ही मिनटों में मूवी भाई के साथ। सब्सक्राइब कर लो जी, अब कर भी लो ना, कर लिया ना। शुरुआत का दृश्य एक मिसिसिपी जेल के कब्रिस्तान से शुरू होता है, जहां कुछ कैदी 2 कैदियों रोड गिब्सन और क्लॉड बैंक्स के शवों को दफना रहे हैं। हम विली लॉन्ग को भी देखते हैं, जो एक बुजुर्ग कैदी है और व्हील चेयर पर बैठा है, उनकी कब्रों में मूनशाइन डाल रहा है। एक कैदी विली से पूछता है कि क्या रे और क्लॉड उसके दोस्त थे। विली जवाब देता है कि जब ये दोनों 1932 में आए थे तब वो पहले से ही जेल में था। फिर वो बीते हुए किस्से सुनाने लगता है और फिल्म 1932 में चली जाती है, जहां एक हार्लेम क्लब दिखाया जाता है, जहां रे और क्लॉड पहली बार मिलते हैं। रे एक जेबकतरा लगता है जो अक्सर हार्लेम क्लब आता जाता है, जबकि क्लॉड एक बैंक टेलर है जो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी क्लब में होता है। कुछ देर बाद रे क्लॉड का पर्स लेने के लिए उसके पीछे पीछे रेस्टरूम तक चला जाता है, मगर रे कुछ कर पाता उससे पहले ही कुछ गुंडे क्लॉड के पास आते हैं और उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। थोड़ी देर बाद रे क्लॉड के पास जाता है और उसे जोर से गले लगाता है, ये दिखाते हुए कि वो उसका पुराना दोस्त है। इसी बीच में वो उसका खाली पर्स चुरा लेता है। अब क्योंकि दोनों के पास क्लब में पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें स्पैंकी के पास ले जाया जाता है, जो क्लब का मालिक है। स्पैंकी अपने आदमियों को आदेश देता है कि क्लॉड को बांधकर पानी की टंकी में डुबो दें। इसी बीच रे क्लॉड की मदद करने की कोशिश करता है, स्पैंकी को एक डील ऑफर करके। वे मिसिसिपी के लिए एक ट्रक चलाएंगे और मूनशाइन का एक लोड ले आएंगे। ये सुनकर स्पैंकी मान जाता है और अपने आदमियों को क्लॉड को पानी से बाहर निकालने का आदेश देता है। इसके बाद दोनों मिसिसिपी के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में रे उसे एक चांदी की घड़ी दिखाता है जो उसके पिता ने उसे दी थी। हालांकि क्लॉड को शक है कि ये चोरी की गई चीजों में से एक है। पूरी यात्रा में वे एक दूसरे के नजरिए से सहमत नहीं होते। कुछ देर बाद वे खाने के लिए एक रेस्तरां में रुकते हैं, इस बात से अनजान कि वहां सिर्फ गोरे लोगों को ही खाने की इजाजत है। जब क्लॉड फिर भी पाई मांगता है तो रेस्तरां का मालिक बंदूक निकालता है और उन्हें जबरन वहां से निकाल देता है। लंबी सवारी के बाद वे अपनी गंतव्य पर पहुंचते हैं और अपने ट्रक में मूनशाइन लोड करते हैं। हालांकि वापस लौटने से पहले उन्हें एक कैसीनो दिखाई देता है और वे अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। रे तुरंत जुआ खेलना शुरू कर देता है, जबकि क्लॉड के पास एक औरत आती है जो उसे फंसाने की कोशिश करती है। रे अपने पिता की चांदी की घड़ी तक दांव पर लगा देता है। वह एक धोखेबाज के हाथों सब कुछ हार जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि धोखेबाज जा चुका होता है। बाद में क्लॉड रे के पास जाता है और उस औरत द्वारा फंसा लिया जाता है जो उससे बचा खुचा पैसा भी ले लेती है, जिससे वे पूरी तरह से बिना पैसे के रह जाते हैं। इस बीच शेरिफ विंस्टन से भिड़ जाता है, वही धोखेबाज। शेरिफ पाइक और विंस्टन एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी वजह से पाइक उसे मार डालता है। कुछ ही पल बाद रे और क्लॉड अपनी ट्रक की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक विंस्टन का शव क्लॉड पर गिर जाता है, जिससे वे हैरान रह जाते हैं। रे तुरंत विंस्टन की जेब तलाशता है, लेकिन उसे अपने पिता की घड़ी नहीं मिलती। उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और दोनों को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद शेरिफ पाइक चालाकी से उन पर एक मर्डर केस थोप देता है और कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगले सीन में रे, क्लॉड और दूसरे अपराधियों को मिसिसिपी जेल लाया जाता है, जहां वार्डन और उसका असिस्टेंट बॉब जेल के नियम समझाते हैं। वार्डन के मुताबिक जो भी गन लाइन पार करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद वे सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाते हैं और बाकी कैदियों के साथ मिल जाते हैं। अगले दिन से उन सभी को मेहनत वाले कामों पर लगा दिया जाता है। लंच ब्रेक के दौरान रे और क्लॉड अन्य कैदियों से, जिनमें विली भी शामिल है, अपने अपराधों के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर कैदी हत्या के आरोप में पकड़े गए लगते हैं। जब रे और क्लॉड से उनके अपराध के बारे में पूछा जाता है तो रे खुद को एक खतरनाक किलर बताता है और कई लोगों की हत्या करने का नाटक करता है।
थोड़ी देर बाद गोल्ड माउथ नाम का एक मोटा कैदी रोटी मांगता है, जिसे रे मना कर देता है। वह गोल्ड माउथ को मौत की धमकी भी देता है अगर वह उससे दूर नहीं रहता। इससे गोल्ड माउथ गुस्से में आ जाता है और वो एक एक की मुट्ठी की लड़ाई में उतरने का फैसला करता है। लड़ाई के दौरान आरवाई की खूब पिटाई होती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। दिन बीतने के साथ रे और क्लॉड जेल और उसके कैदियों के आदी हो जाते हैं। एक दिन आरवाई कैदियों को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक नाइट क्लब खोलना चाहता है जिसका नाम होगा रेज बूम बूम रूम। उसी रात कैदियों को उसके बारे में और सुनने की इच्छा होती है। आरवाई उन्हें एक नाइट क्लब की कल्पना करने में मदद करता है जहां वे उसके बूम बूम रूम में मस्ती कर रहे हैं। हालांकि क्लॉड इस सब को बकवास समझकर अलग हो जाता है, खासकर जब बॉब उनकी मस्ती को काटते हुए हंगामे के बीच सभी को सोने का आदेश देता है। क्लॉड कोर्ट से आजादी के लिए अर्जी देने के बारे में सोचता है और अपनी वकील गर्लफ्रेंड मेलविन की मदद लेता है। एक मीटिंग के दौरान वह पूछती है कि क्या वह राय के लिए भी अपील करना चाहता है। क्लॉड तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राय की वजह से है। बाद में काम करते हुए राय उसके पास आता है और एक मैप दिखाता है जो उन्हें जेल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। क्लॉड ने हालांकि शामिल होने से इनकार कर दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद क्लॉड को मेलविन का एक पत्र मिला जिसमें उसे बताया गया कि उसकी अपील खारिज कर दी गई है। इसके बाद वो राय के पास वापस आता है और मैप की योजना के बारे में पूछता है, अपनी भागीदारी की इच्छा जताते हुए। शुरुआत में क्लॉड के स्वार्थ पर गुस्सा होकर वे लड़ते हैं, लेकिन जल्द ही उस रात अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सहमत हो जाते हैं। जंगल की ओर भागते हुए क्लॉड ने नक्शा मांगा। राय ने उसे एक खुद के बनाए नक्शे की नकली कॉपी थमा दी, यह कहते हुए कि यह नकली है, यह जानते हुए कि बिना किसी ठोस सबूत के क्लॉड भागने के लिए राजी नहीं होगा। वे भागते रहे, लेकिन राय फेंस के तार में फंस गया, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। सुपरिंटेंडेंट के पास ले जाए गए, जो वहां अपनी बेटी मैरी रोज के साथ रहता था। उसने उससे पूछा कि भगोड़ों को कैसे सजा दी जाए। मैरी ने अकेले एक हफ्ते बिताने का सुझाव दिया। साल बीत जाते हैं, दुनिया फिर से युद्ध में है। बाहर लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अंदर वे भागने का सपना देखते हैं। हफ्तों की मेहनत के बाद जेल की जिंदगी बेसबॉल गेम्स, टैलेंट शोज और बारबेक्यूज में ढल जाती है। क्लॉड के बेसबॉल के ज्ञान को जानते हुए जेलर उसे जेल की बेसबॉल टीम का इंचार्ज बना देता है। 12 साल बीत जाते हैं। एक दिन जेल में कई नए कैदी आते हैं। उनमें से एक दिमागी तौर पर असंतुलित लगता है। उसका नाम है कैंट गेट राइट। अगले सीन में कैदी बेसबॉल का अभ्यास कर रहे हैं और कैंट गेट राइट रे के साथ खेल देख रहा है। थोड़ी देर बाद कैंट गेट राइट खेलने की इच्छा जताता है तो क्लॉड उसे बल्लेबाजी का मौका देता है। सबको हैरानी होती है जब कैंट गेट राइट हर बार होम रन मारता है। एक दिन मैरी, जो अब बड़ी हो चुकी है, अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आती है। कैदी उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। कैंट गेट राइट भी बाकी कैदियों की तरह पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है। अगले दिन जेल का वार्डन क्लॉड को स्टैन ब्लॉकर नाम के नीग्रो लीग्स के एक स्काउट से मिलवाता है। स्टैन कैंट गेट राइट के बारे में पूछता है क्योंकि नीग्रो लीग्स को नए टैलेंट की तलाश है। उसी दिन बाद में स्टैन और मैरी सहित कई लोग बेसबॉल मैच देखने जेल के मैदान पर पहुंचते हैं। कैंट गेट राइट पूरे मैच में मैरी को घूरता रहता है और वो भी उसकी तरफ मुस्कुराती है। मैच में वो फिर से एक होम रन मारता है, जिससे उसकी टीम को जीत मिलती है। मैच के बाद रे और क्लॉड स्टेन के साथ एक छोटी सी बातचीत करते हैं, जो दावा करता है कि अगले 5 सालों में बेसबॉल के खेल में कोई नस्लवाद नहीं होगा। रे और क्लॉड कैंट गेट राइट के मैनेजर होने का नाटक करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि जब उसे नीग्रो लीग्स द्वारा भर्ती किया जाएगा तो वे जेल से मुफ्त में छूट जाएंगे। कुछ साल बाद मैरी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सुपरिंटेंडेंट हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका पोता काला है। ये उसे गुस्सा दिलाता है, इसलिए वो बच्चे के चेहरे की तुलना कैदी के चेहरे के रंग से करता है ताकि पिता का पता लगा सके। जैसे ही सुपरिंटेंडेंट कैंट गेट राइट पहुंचता है, मैरी अपने बच्चे को वापस मांगती है। जब सुपरिंटेंडेंट पूछता है कि क्या किसी को कुछ पता है, तो सभी कैदी आगे बढ़ते हैं। हर कोई बच्चे का बाप होने का दावा करता है। इसका नतीजा ये होता है कि वे सुपरिंटेंडेंट का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह वहां से चला जाता है। एक दिन बिस्किट नाम का एक कैदी रे को बताता है कि वो अगले महीने घर जा रहा है। रे कहता है कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन बिस्किट घर वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि जेल से आने के बाद वो अपने माता पिता का सामना नहीं कर सकता। दिलासा देने के बावजूद बिस्किट भागने लगता है। प्रतिबंधित गन लाइन की ओर बढ़ते हुए अन्य कैदी उसे अपनी जिंदगी खत्म करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं, जिसके बाद एक अधिकारी उसे गोली मार देता है। कुछ दिनों बाद
कैन गेट राइट रे और क्लॉड को एक पत्र देता है जिसमें एक माफी का जिक्र होता है जो सुझाव देता है कि स्टैन ने उसे जेल से आजाद कर दिया है। ये पता चलने पर रे और क्लॉड स्टैन का सामना करते हैं, ये सवाल करते हुए कि उन्हें माफी से क्यों बाहर रखा गया। स्टेन का कहना है कि उनमें वो हुनर नहीं जो कैन्स गेट राइट के पास है। इसके बाद कैन्स गेट राइट क्लॉड को अपना बेसबॉल देकर एक कार में चढ़ जाता है। उसके जाते ही क्लॉड रे पर बरस पड़ता है और उसे हाल ही में हुई सारी दुर्घटनाओं का जिम्मेदार ठहराता है। उनकी तीखी बहस के बाद वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। साल दर साल कैदी एक एक करके चल बसते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं यादें। 28 साल बाद विली को जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन बूढ़े रे और क्लॉड चुपचाप रहते हैं। एक दिन क्लॉड सुपरिंटेंडेंट की पत्नी को पाई बेक करते देखता है और उसे खाने की तीव्र इच्छा होती है। वो गन लाइन पार करता है, गोलियों से बचता हुआ, और भूखे आदमी की तरह गर्म पाई खाने लगता है। फिर जेल के वार्डन ने उसे खाली बोतलों पर खड़ा करके सजा दी। वार्डन ने रे को जल्दी रिहाई के बदले में क्लॉड को गोली मारने का आदेश भी दिया। हालांकि रे ने मना कर दिया, जिसके बाद वार्डन ने उसे क्लॉड के बगल में बोतलों पर खड़ा कर दिया। रे और क्लॉड ने 28 साल बाद पहली बार बातचीत की। रे ने पाई के स्वाद के बारे में पूछा, जिस पर क्लॉड ने जवाब दिया कि उसकी जीभ जल गई, जिससे वे दोनों हंस पड़े। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उन्हें सुपरिंटेंडेंट के हवेली में ले जाया गया है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉड सुपरिंटेंडेंट का असिस्टेंट बन गया है और रे माली का काम कर रहा है। एक दिन सुपरिंटेंडेंट क्लॉड से जेल में बिताए समय के बारे में पूछता है। जब क्लॉड 40 साल का जिक्र करता है तो सुपरिंटेंडेंट कहता है कि यह किसी भी अपराध के लिए बहुत लंबा समय। क्लॉड का जवाब है कि जब कोई बेकसूर होता है तो समय और भी लंबा लगता है। अगले दिन क्लॉड सुपरिंटेंडेंट की कार स्टार्ट करता है ताकि उसे बाहर ले जा सके। रे को जलन होती है क्योंकि क्लॉड 40 साल में पहली बार बाहर जा रहा है। क्लॉड सुपरिंटेंडेंट को उसकी मंजिल तक ले जाता है और जब वो दूर होता है तो क्लॉड उन लोगों को देखता है जो अपने परिवारों के साथ आजादी से जी रहे हैं। कुछ ही पलों बाद वो हैरान हो जाता है जब सुपरिंटेंडेंट को एक आदमी के साथ वापस आते देखता है जो और कोई नहीं बल्कि शेरिफ पाइक है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, क्लॉड राय को सूचित करता है। अगले दिन रे और क्लॉड सुपरिंटेंडेंट और पाइक के साथ शिकार पर निकलते हैं। जब राय को अपने हाथ में अपने पिता की चांदी की घड़ी दिखाई देती है, राय को तब एहसास होता है कि कैसे पाइक ने उन्हें हत्या के लिए फंसाया था, और गुस्से में आकर वो पाइक की बंदूक छीन लेता है और उसकी तरफ तान देता है। क्लॉड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब पाइक अपनी पिस्तौल पकड़ता है तो सुपरिंटेंडेंट उसे गोली मारकर मार देता है। बाद में सुपरिंटेंडेंट पुलिस को अपना बयान देता है और दावा करता है कि ये एक दुर्घटना थी। पूरी घटना और कैसे उन्हें फंसाया गया था, ये जानने के बाद सुपरिंटेंडेंट को उन दोनों के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने 40 साल जेल में बिना किसी वजह के बिताए। वो उन्हें बताता है कि वो अगले दिन माफीनामा के कागजात तैयार करवा देगा। दुर्भाग्य से सुपरिंटेंडेंट उसी दिन बाथरूम में चल बसता है और इस तरह उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अगले दृश्य में रे और क्लॉड को उनकी बुढ़ापे की वजह से अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। क्लॉड के पास अभी भी भागने की योजना है, लेकिन रे को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी रात अस्पताल के वार्ड में आग लग जाती है, जिसमें क्लॉड फंस जाता है। रे अपने दोस्त को बचाने के लिए इमारत में घुसता है, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। अगले दिन पुलिस को अंदर 2 जले हुए शव मिलते हैं। फिल्म वर्तमान में लौट आती है, जहां कैदियों में से एक क्लॉड की आखिरी योजना के बारे में पूछता है। विली दावा करता है कि क्लॉड ने सोचा था कि अगर वह मुर्दा घर से 2 शव चुरा सकता है तो वो अस्पताल में आग लगा सकता है, फायर ब्रिगेड में छुप सकता है और सुबह होते ही फरार हो सकता है। इस तरह पुलिस को यह यकीन हो जाएगा कि चुराए गए 2 शव उन्हीं के हैं। ये सब सुनने के बाद कैदी विली से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि योजना काम नहीं आई, जिस पर विली जवाब देता है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये काम नहीं आई। आखिरी दृश्य में हम रे और क्लॉड को यांकी स्टेडियम में बेसबॉल का मजा लेते हुए देखते हैं।